औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और आपको अपने घरों में शादो आबाद रखे, आमीन। हमने पिछली वीडियो में आपकी जो नज़्म पुराना कोट है जिसके शायर सैयद मोहम्मद जाफ़री हैं, उसके 6 अशार की तशरीह की थी। आज जो है हम इसके अगले जो अशार हैं उनकी तशरीह करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो है सैयद मोहम्मद जाफ़री का तारुफ दोबारा देख लेते हैं और इस नज़्म का मरकज़ी ख्याल। सैयद मोहम्मद जाफ़री जो हैं उनका शुमार उर्दू अदब के तंज़िया और मज़ाहिया शायरों में होता है, जिन्होंने ज़राफ़त और तंज़ को मुल्की और समाजी इस्लाह के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। उनका तर्ज कारी ज़रूर है, मगर इसमें इस कदर शगुफ्तगी, रवानी और सादगी पाई जाती है कि पढ़ने वाले को न सिर्फ लुत्फ़ आता है बल्कि वो इसमें गौर व फ़िक्र और इस्लाह की भी दावत देता है। तो अब सैयद मोहम्मद जाफ़री जो हैं वो मुल्की सकाफ़त और तहज़ीब के जो है मुल्की सकाफ़त और तहज़ीब व तमद्दुन को मग़रबी असरात से पाक देखना चाहते थे। यही वजह है कि ये जो उनकी नज़्म है पुराना कोट, इन्होंने गुलामाना ज़हनियत को तंज़ का निशाना बनाया है और माजी से इबरत हासिल करने का दर्स दिया है। तो हम इसमें पहले देखेंगे कि इसका मरकज़ी ख्याल, क्योंकि जब आप मरकज़ी ख्याल नज़्म का देख लेते हैं तो आपको आगे नज़्म की तशरीह समझने में आसानी होती है। तो ये जो नज़्म है पुराना कोट, ये सैयद मोहम्मद जाफ़री की बेहतरीन नज़्म है। इसमें शायर कहते हैं कि मैंने सर्दियों में एक दफ़ा नीलाम से पुराना कोट ख़रीद लिया, जो लंडे से ख़रीदते हैं। इसे देखकर यूँ मालूम होता था कि ये कोट बेशुमार हाथों से होता हुआ मुझ तक पहुँचा है, क्योंकि इन्होंने इस नज़्म में इस कोट को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तशबीहात और इस्तारात का इस्तेमाल करते हुए बताया कि ये कोट कभी किसी के पास था, कभी किसी के पास, क्योंकि इस कोट की जो वज़ा कता है और इस पर लगे हुए निशानात इसकी बोसीदगी यानी बहुत पुराने होने की दास्तान सुना रहे हैं। ये कोट नहीं बल्कि गुज़िश्ता सदियों की तारीख़ का वर्क है, यानी एक इस पर हिस्ट्री लिखी हुई है। इसको इसलिए ख़रीदना चाहिए कि इसमें आने वाली नस्लों के लिए एक सबक पोशीदा है, यानी छुपा है। तो ये था इसका मरकज़ी ख्याल। अब हम इसके अगले अशार के तशरीह देखते हैं। पहले हम इसका शेर नंबर 7 और 8 पढ़ते हैं और उसके बाद हम इसकी तशरीह देखते हैं। पहले अल्फाज मानी और फिर तशरीह। बड़ा बुज़ुर्ग है गो वो कलील कीमत है, मियाँ बुज़ुर्गों का साया बड़ा गनीमत है इस पे धब्बे जो सुर्खी के और स्याही के, निशान हैं किसी टीचर की बादशाही के। बड़ा बुज़ुर्ग से मुराद के बहुत पुराना, कलील यानी बहुत थोड़ी कीमत, गनीमत यानी इसको नेमत समझो। तो इसमें शायर कहता है कि हमारी अच्छी रवायात में एक रवायत ये भी है कि हम बूढ़ों और वालिदैन को कदर की निगाह से देखते हैं। हमारे यहाँ लोग ये कहा करते हैं कि बुज़ुर्गों का साया बड़ा गनीमत है, इनके दम से घर में बरकत है। शायर कबाड़ी की दुकान से ख़रीदे गए जो है बेशुमार कोट, उनके बारे में ये नुक्ता निकालता है कि इसको तुम बेकार ना समझो, अगरचे इसकी कीमत बहुत कम है, लेकिन ये बुज़ुर्ग कोट है, इसकी बेकदरी ना करो, इसे शौक़ से पहनो। जो कोट कबाड़ी की दुकान से ख़रीदा गया है इस पर जगह जगह काले और सुर्ख निशानात मौजूद हैं, जिससे ज़ाहिर होता है कि ये कोट किसी टीचर की मलकियत है। अब जो असातिज़ा होते हैं ये ज़्यादातर सुर्ख रोशनाई जो होती है या काली स्याही वाला कलम इस्तेमाल करते हैं, तो इस कोट पर जो है वो काले और सुर्ख रोशनाई के जो हैं दाग हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि इस कोट पर जो निशान आज भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन लगता है कि ये किसी टीचर की मलकियत रहा है। अब अगला देखें शेर नंबर 9 और 10। जगह जगह जो ये कीड़ों की ज़रबकारी है, नई तरह की ये सनत है, दस्तकारी है। जो कदरदान हैं वो जानते हैं कीमत को कि आफताब चुरा ले गया है रंगत को। अब इसमें भी शायर ने कहा है कि मौजूदा ज़माने में जो कपड़ों के फ़ैशन हैं उन पर उन्होंने तंज़ किया है कि लोग फ़ैशन के ज़ुमरे में कपड़ों को जगह जगह से फाड़ देते हैं या रगड़ लगा देते हैं। तो शायर कहते हैं कि कीड़ों ने जगह जगह पर कोट को अपनी खुराक समझ लिया। मतलब ये उन्होंने तंज़िया कहा है कि लोग जो फ़ैशन के तौर पर कपड़ों को जो है वो फाड़ लेते हैं, पैंट जो है वो घुटनों से, इसी तरह फ़ैशन के तौर पर, तो वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि कीड़ों ने इसको जगह जगह से खा लिया है। लेकिन इनको देखकर आप परेशान ना हो, क्योंकि ये एक नई तर्ज की दस्तकारी है जिसका आजकल फ़ैशन है। दूसरे शेर में वो शायर कहते हैं कि जो लोग पुरानी चीज़ों की कदर कीमत जानते हैं उनको कोट की भी कदर कीमत का अंदाज़ा होगा। इसका रंग अगरचे फीका पड़ चुका है,
اس کی اصل رنگت اڑ چکی ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی اصل رنگت کون سی تھی، لیکن اس کے باوجود قدردانوں کو اس کی قدر و قیمت کا بخوبی اندازہ ہوگا۔ اب یہاں تھا نا کہ آفتاب یعنی جو ہے آفتاب چرا لے گیا ہے رنگت کو، تو یعنی آفتاب سورج کی روشنی یعنی کسی چیز پر ایک جگہ پر مسلسل پڑتی رہتی ہے، تو جو سورج کی تپش ہوتی ہے، اس کی شعاعیں جو ہوتی ہیں، وہ اس کی وجہ سے وہ چیز جو اپنا اصل رنگ کھو دیتی ہے۔ تو یہی حال کوٹ کے ساتھ ہوا ہے کہ کوٹ پر پڑنے والی مسلسل جو سورج کی شعاعیں ہیں، ان کی وجہ سے کوٹ کی رنگت تبدیل ہو چکی ہے، لیکن پتہ نہیں چل رہا کہ اس کی جو اصل رنگت تھی وہ کون سی تھی۔ اس کے باوجود جو قدردان ہیں ان کو اس کی قیمت کا اندازہ ہے، اس کی قدر کا اندازہ ہے۔ اب شعر نمبر 11 اور 12 دیکھتے ہیں۔ یہ کوٹ کوٹوں کی دنیا کا باوا آدم ہے، اگرچہ ہے وہ نگاہ جو نگاہ سے کم ہے، دھانے زخم کی مانند ہنس رہے ہیں کاج، وصول کرتے ہیں چینی کی انکھڑیوں سے خراج۔ باوا آدم یعنی انسانوں کا باپ، دھان کہتے ہیں منہ کو، دھانے زخم منہ کے زخم، کاج ہوتا ہے لباس میں بنائے سوراخ جہاں بٹن لگاتے ہیں، چینی انکھڑیوں یعنی چینیوں کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں۔ اب یہاں باوا آدم سے مراد ہے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے یعنی بہت پرانے زمانے کا ہونا مراد انہوں نے لیا ہے کہ حضرت آدم چونکہ تمام انسانوں کے باپ ہیں، اس لیے کسی بھی چیز کی بوسیدگی کو اگر بیان کرنا ہو تو باوا آدم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو شاعر نے بھی یہاں کوٹ کی جو بوسیدگی ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے باوا آدم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ جس طرح تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم ہیں اور سب سے پہلے انسان ہیں، تو بالکل یہ کوٹ بھی جو ہے وہ قدامت کے اعتبار سے سارے کوٹوں کا باپ ہے، یعنی تمام کوٹ بعد میں بنائے گئے ہیں، اگرچہ دیکھنے میں یہ کوئی آنکھوں کو جچتا نہیں ہے یعنی اچھا نہیں لگتا، مگر اس کے پرانے ہونے سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اب دوسرے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اس کوٹ میں بٹن بند کرنے کے لیے جو کاج بنے ہوئے جو سوراخ ہوتا ہے جس کے اندر بٹن ڈالتے ہیں اس کو کاج کہتے ہیں، وہ بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھٹ چکے ہیں، اور ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے انسانی جسم پر اگر کوئی زخم لگے اور زخم کا منہ اگر کھل جائے تو زخم بڑھ جاتا ہے، بالکل ایسے ہی کوٹ کے جو کاج ہیں وہ پھٹ جانے سے کھلے زخم کی طرح نظر آ رہے ہیں، مگر پھر بھی یہ کاج جو ہے چینی باشندوں کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے خراج تحسین وصول کر رہے ہیں کہ ان کی آنکھیں جو ہیں، چینیوں کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں نا، تو وہ کہ یہ کاج ان سے بھی بڑے ہیں۔ یہ تھی شعر نمبر 11 اور 12 کی تشریح۔ امید ہے آپ لوگوں کو تمام اشعار کی تشریح سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس شعر میں نظم میں جو ہے شاعر محمد جعفری نے جو ہے اس میں کیا بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو کوٹ ہے یہ اپنے اندر کئی تاریخیں جو ہے داستانیں تاریخ کی سموئے ہوئے ہے، ساتھ ہی یہ عبرت کا نشانہ ہے کیونکہ یہ دنیا کی ناپائیداری اور بے ثباتی کا درس دے رہا ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ نظم کی تشریح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی بچے کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔